ये फोन शोवित का था। शोवित ने फोन उठाते ही बेसब्र होकर एकांश से पूछा, जीजू, दीदी कैसी है? वो ठीक तो है ना? एकांश को समझ ही नहीं आया कि वो क्या जवाब दे। उसने अपने आप को संभालते हुए शोवित से कहा, ठीक है तुम्हारी दी, तुम और श्रेया तो ठीक हो ना? शोवित ने एकांश को बताया, वो तो चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। जब से आई थी बस रोई जा रही थी और माँ माँ किए जा रही थी। तो शायद दी को बहुत मिस कर रही है। एकांश को श्रेया का माँ बोलना सुनकर बहुत खुशी हुई, लेकिन साथ ही उसके रोने की बात सुनकर उसे दुख भी हुआ। एकांश अब जो हो चुका था उसे बदल तो नहीं सकता था। उसे हर हालत में अपनी फैमिली को संभालना था। उसने शोभित को समझाते हुए कहा, अपना और श्रेया का ख्याल रखो, मैं जल्द ही तुम्हारी दीदी को लेकर आता हूँ। इसके बाद एकांश ने फोन रख दिया। अब एकांश के कदम यष्टि के रूम की तरफ बढ़ गए थे। वो यष्टि को सब कुछ सच बताने के लिए हिम्मत जुटा रहा था। यष्टि भी अब तक होश में आ चुकी थी। एकांश यष्टि के रूम में पहुंचा तो वो अब तक होश में आ चुकी थी। यष्टि का चेहरा एकदम सफेद पड़ चुका था। यष्टि एकदम सफेद चेहरा लिए एकांश की तरफ ही देख रही थी। यष्टि को ऐसे देखकर एकांश की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो उसे बैड न्यूज दे सके। एकांश यष्टि के नजदीक आकर बैठ गया। इस समय मेडिसिन के हल्के सुरूर में यष्टि का सर घूम रहा था। वो एकांश पर प्रॉपरली फोकस नहीं कर पा रही थी। एकांश ने उसके करीब बैठते हुए उसके हाथ को अपने हाथ में होल्ड कर लिया। उसने यष्टि के चेहरे पर अपना दूसरा हाथ फेरते हुए कहा, तुम ठीक तो हो? यष्टि ने हल्के से हाँ में सिर हिलाया। उस हादसे को वो अभी भी भुला नहीं पाई थी। एकांश को अब बहुत ज्यादा बेचैनी होने लगी थी कि कब वो शख्स को पकड़ पाए जिसने उससे उसका सब कुछ छीन लिया। पहले उसके भाई और भाभी को और उसके बाद उसके होने वाले बच्चे को। एक नर्स अंदर आई और उसने एकांश से कहा, सब इनके मेडिकेशन का टाइम हो गया है, अभी इनको थोड़ी डिजीनेस रहेगी मेडिसिन की वजह से, इवनिंग में आप इन्हें घर ले जा सकते हैं। इतना कहने के साथ ही वो नर्स यष्टि को इंजेक्शन देकर वहां से बाहर चली गई। एकांश भी वहीं यष्टि के एकदम पास ही बैठा था। इधर सिया और आदि को अभी तक इस बारे में कोई खबर नहीं थी। वो दोनों तो वहीं अपनी कैट फाइट में बिजी थे। आदि ने तो पहले ही सिया से बोल दिया था कि अगर उसे बेड पर सोना है तो उसे आदि के साथ बेड शेयर करना पड़ेगा, लेकिन सिया थी कि अपनी बात पर अड़ चुकी थी कि वो उसके साथ एक ही बेड पर नहीं सोने वाली। दोनों में बहस जारी थी जब सुमित्रा काकी ने बाहर से डोर नॉक किया। उन्होंने दोनों को आवाज लगाते हुए कहा, बच्चों, खाना लग गया है, दोनों आकर खाना खा लो पहले, लड़ बाद में लेना। क्योंकि जिस तरह से वो लोग लड़ रहे थे उनकी आवाजें बाहर तक आ रही थी। आदि ने जल्दी से डोर खोल दिया। आदि बाहर आया तो सिया भी उसके पीछे पीछे थी। सुमित्रा जी के साथ दोनों नीचे आ चुके थे। सुमित्रा जी ने डिनर सर्व कर दिया था, लेकिन सिर्फ एक ही प्लेट में खाना सर्व किया था। आदि ने देखते ही कहा, आज अपनी नई बहू को भूखा मारने वाली हो क्या आप? वैसे भी सिया ने तो मेरा दिमाग खाकर ही अपना पेट भरना है। सिया ने गुस्से में जवाब दिया, काकी ने वो खाना मेरे लिए लगाया, आप गलतफहमी पालना बंद कर दो। दोनों को बीच में रोकते हुए सुमित्रा जी ने कहा, आदि बाबा, ये प्लेट आप दोनों के लिए ही लगाई है। भूल गए आप घर की रस्म कि नए जोड़े को अपना पहला खाना एक ही थाल में करना होता है। आदि ने दिमाग पर जोर देते हुए कहा, ये कौन सी नई रस्म पैदा हो गई? आई डोंट रिमेम्बर। सुमित्रा काकी को तो अच्छे से पता था कि ये सब बनाई हुई कहानी है, तो उन्होंने आदि से कहा, बाबा, आपको कैसे याद होगा? आपके सामने कौन सी कोई शादी हुई है आपकी क्लोज फैमिली में? आप आदि बोले भी तो क्या, रस्म है तो निभानी ही पड़ेगी। आदि ने सिया से कहा, एक काम करते हैं, पहले मैं खा लेता हूँ फिर तुम खा लेना। सिर्फ एक ही प्लेट में खाना ही तो खाना है, ऐसा कोई रूल थोड़ी ना है कि साथ ही खाना है। इतना कहने के साथ ही आदि ने सिया के सामने से प्लेट खिसकाकर खाना स्टार्ट कर दिया।
तभी सुमित्रा काकी ने कहा, बाबा कुछ कंडीशन है, आप ऐसे अलग अलग नहीं खा सकते। बेटा सिया, आपको भी आदि बाबा के साथ ही खाना खाना है। सिया ने आदि की तरफ देखते हुए जैसे उसे चिढ़ाने वाले मुंह बनाया। उसके बाद उसने आदि को साथ ही खाने में ज्वाइन किया। दोनों अब साथ में एक ही प्लेट में खाना खा रहे थे। आखिरकार दोनों का खाना कंप्लीट हो गया तो सिया ने सुमित्रा जी की तरफ देखते हुए कहा, काकी आप बहुत टेस्टी खाना बनाते हो। आई जस्ट लव इट। माँ के हाथ के खाने की याद आ गई सच में। सुमित्रा जी ने सिया से पूछा, बेटा मुझे सुनकर खुशी हुई कि आपको मेरे हाथ का खाना पसंद आया। आदि बाबा तो बहुत मुश्किल से खाना खाते हैं। सिया ने आदि की तरफ देखते हुए कहा, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, काकी आपका खाना बेस्ट है। मन कर रहा है कि आपके हाथ चूम लूं। आदि ने बीच में कहा, वेट अ मिनट, क्या तुमने अभी मुझे बंदर कहा? अपनी शक्ल देखी है कभी? कैसे आई एम नॉट सरप्राइज। काकी मैं अपने रूम में सोने के लिए जा रहा हूँ, आप भी खाना खाकर जल्दी सो जाओ। इतना कहने के साथ ही आदि के कदम अपने रूम की तरफ बढ़ गए। जो पहले जाएगा वो पहले पाएगा सोचते हुए आदि ने रूम में जाकर अपने बेड पर जगह घेर ली। सिया भी थोड़ी देर सुमित्रा काकी से बात करके रूम में आई तो देखा आदि ने तो पूरा बेड ही लगभग घेर लिया था। सिया ने आदि को पुश करके साइड में धकेलने की कोशिश की, लेकिन आदि को हिला पाना इतना भी आसान नहीं था। आदि ने तो और ज्यादा जगह घेर ली थी बेड पर। सिया ने हार मानकर काउच पर सोने की सोच ली और पिलो और ब्लैंकेट उठाकर वहां से जाने को हुई ही थी जब आदि ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने करीब खींच लिया। इतना ही नहीं, उसने सिया को बेड पर अपने नीचे करते हुए खुद वो उसके ऊपर आ गया। सिया की तो एकदम से सांसें ऊपर नीचे होने लगी। आदि ने कभी होश में रहते सिया को अपने इतने करीब फील नहीं किया था। हमेशा बोलने वाली सिया की तो आदि ने एकदम से बोलती ही बंद कर दी थी। आदि ने सिया के होठों पर अपनी उंगली रखते हुए कहा, मेरे साथ सोने में डर लगता है क्या तुम्हें? सिया ने आदि के जवाब में एक शब्द भी नहीं कहा और उसने अपनी आंखें भी शर्म से बंद कर ली। आदि ने आके कहा, तुम्हारे तो चेहरे की रंगत ही बदल गई है, देखो कैसा लाल हो गया। कहीं ये चैटर बॉक्स सिया मुझसे शर्मा तो नहीं रही है? सिया ने हकलाती आवाज में कहा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, छोड़ो मुझे। अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो मुझे बहुत तेज नींद आ रही है। आदि ने सिया से कहा, तो तुम सो सकती हो, तुम्हें रोक कौन रहा है? सिया ने आदि की पकड़ में छटपटाते हुए कहा, अगर आपका ये भारी भरकम शरीर मुझे ऐसे ही घेरे रहेगा तो मुझे तो सांस भी नहीं आने वाली, सोना तो दूर की बात है। आदि ने सिया की बात सुनकर अपने शरीर का सारा वेट सिया के ऊपर छोड़ दिया। अब तो उसका 1 इंच भी हिल पाना मुश्किल हो रहा था। दोनों एक दूसरे के बेहद करीब थे। आदि का तो आज अंदाज ही बड़ा बदला हुआ लग रहा था सिया को। आगे देखेंगे कि जब यष्टि को अपने साथ हुए उस हादसे का पता चलेगा। दोस्तों मैं हूं आरजे मोनिका और लेकर आई हूं आपके लिए इस कहानी का अगला एपिसोड। एकांश यष्टि को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कराकर घर ले आया था। यष्टि को अभी तक भी उसके साथ हुए उस हादसे की कोई खबर नहीं थी। श्रेया और शोभित भी वहीं सुनीता जी के साथ हॉल में बैठकर यष्टि के आने का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि एकांश ने रास्ते से ही शोभित को फोन करके बता दिया था कि वो उसकी दीदी को घर वापस ला रहा है। जैसे ही एकांश यष्टि को अपने साथ लेकर घर में एंटर हुआ तो सबसे पहले सामने बैठी हुई श्रेया दौड़ कर आकर उससे लिपट गई। उसने यष्टि से कहा, माँ आप ठीक। यष्टि उसके सवाल को समझ चुकी थी तो उसने उसके आगे बोलने से पहले ही कहा, हाँ प्रिंसेस, माँ एकदम ठीक है और अब आपको देखने के बाद तो और भी अच्छी हो गई है। यष्टि ये बोलकर झुकना ही चाह रही थी श्रेया की तरफ जब एकांश ने उसे पकड़कर रोक दिया और आगे बढ़कर श्रेया को गोद में उठाकर
यष्टि के चेहरे के सामने कर दिया। यष्टि जिस कंडीशन से अभी अभी गुजरी थी, उस हाल में उसका ज्यादा फिजिकल स्ट्रेस लेना ठीक नहीं था। यष्टि के मुंह से होने वाले बच्चे की बात सुनकर एकांश की रही सही हिम्मत भी जा रही थी। वो कैसे यष्टि को सच बताएगा, यही सोच रहा था। यष्टि के साथ साथ वहां मौजूद सभी लोगों का पूरा हक था कि वो इस बारे में जाने, लेकिन ये काम हिम्मत करके एकांश को ही करना था। एकांश ने श्रेया से कहा, बेटा माँ को अभी आराम करने दो, वो थकी हुई हैं, बाकी बातें आप कल कर लेना, और अब अच्छे बच्चों की तरह सोने के लिए जाओ। इतना कहते हुए एकांश ने श्रेया को सुनीता जी की गोद में पकड़ा दिया। श्रेया को सुलाने के लिए कहा। श्रेया ने यष्टि की तरफ अपनी बाहें बढ़ाते हुए कहा, माँ गुड गुड। उसकी जबान अभी बोलते हुए लड़खड़ा रही थी, लेकिन यष्टि ने उसके सेंटेंस को पूरा करते हुए कहा, गुड नाइट मेरी राजकुमारी, और आगे बढ़कर श्रेया के गाल को चूम लिया। एकांश को यष्टि के साथ रहते रहते ये तो अंदाजा हो चुका था कि यष्टि को बच्चे बहुत पसंद हैं और उसकी बहुत इच्छा थी माँ बनने की। लेकिन जब उसे अपने ही बच्चे के बारे में पता चलेगा तो वो अपने आप को कैसे संभालेगी। एकांश यष्टि के हाथ को सहारा देते हुए उसे ऊपर रूम में ले जा रहा था। यष्टि भी धीमे कदमों से चलते हुए अपने रूम में दाखिल हुई। शोभित, जो यष्टि के आने के बाद अचानक से वहां से उठकर कहीं चला गया था, वो इस समय यष्टि और एकांश के रूम को सेंटेड कैंडल से सजा रहा था। यष्टि और एकांश के रूम में एंटर होते ही शोभित ने कहा, वेलकम होम दे, और मेरी होने वाली भांजी और भांजा जो भी है उसको भी। शोभित के चेहरे पर बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट दिख रही थी। वो बहुत ज्यादा खुश था अपनी बहन के वापस आने पर। एकांश के लिए तो एक एक करके सारे लोग उस आने वाले बच्चे से उम्मीद बांधकर मुश्किलें बढ़ाते जा रहे थे। यष्टि ने शोभित से पूछा, तुझे किसने कहा यह सेंटेड कैंडल जलाने के लिए? शोभित ने यष्टि की तरफ ऐसे देखा जैसे उसने कोई बेवकूफी वाली बात कर दी हो। उसने यष्टि से कहा, अरे देव, आप बिना सिया दी ने कैंडल्स दी थी, आप भूल गए क्या? उन्होंने कहा था कि इसका बेबी पर पॉजिटिव इफेक्ट होगा। बहुत भुलक्कड़ हो गई हो आप। अच्छा अब आप रेस्ट कर लो, मैंने बहुत दिमाग खा लिया आपका। इतना कहते हुए शोभित एकांश और यष्टि को गुड नाइट बोलकर अपने रूम में चला गया। एकांश ने भी अभी यष्टि की हालत के सुधरने का इंतजार करते हुए उसे कुछ नहीं बताया और उसे ब्लैंकेट उड़ाकर सुला दिया। एकांश के दिमाग में सबकी कही हुई बातें गूंज रही थी जो उसे चैन से सोने नहीं दे रही थी। इधर आदि ने सिया को कुछ बोलने लायक ही नहीं छोड़ा था। वो अभी तक सिया को ऊपर से घेर कर लेटा हुआ था। सिया को जब कुछ समझ नहीं आया तो उसने अपना घुटना उठाते हुए आदि के पेट में एक जबरदस्त लात जमा दी। आदि को एक पल ना लगा उससे दूर होते हुए, लेकिन ये तो सच में ज्यादा ही हो गया था। जैसे उसने आदि को गर्मा गर्म कॉफी से जलाया था, ये भी ठीक वैसे ही था। लेकिन अब अफसोस करने से क्या हो सकता था। सिया ने फौरन अपने कान पकड़ते हुए आदि से कहा, सॉरी सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे अंदाजा नहीं था कि आपको इतना ज्यादा हर्ट हो जाएगा। आई एम सो सॉरी। लेकिन आदि ने कुछ कहने की जगह उसे घूर कर खा जाने वाली नजरों से देखा। सिया को लगा कि अब उसकी खैर नहीं। आदि अपनी जगह से उठा ही था जब सिया दौड़कर वॉशरूम में चली गई और उसे अंदर से बंद कर लिया। आदि, जिसके पेट में अब तक सिया की लात खाने से दर्द था, अब हंस हंस कर उसके पेट में दर्द होने लगा था। सिया की इस हरकत पर आदि को बहुत हंसी आ रही थी। आदि चलता हुआ वॉशरूम की डोर तक आ गया। उसने बाहर से डोर नॉक करते हुए कहा, सो यू आर गोइंग टू स्लीप इन वॉशरूम? सिया ने कहा, आई एम सॉरी आदि, मैं एक्चुअली आपको हर्ट नहीं करना चाहती थी, पता नहीं कैसे हो गया है सब। आदि ने हंसते हुए कहा, लेकिन अब तो हो गया, अब तुम्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। यू जस्ट वेट एंड वॉच। सिया ने मासूम सी आवाज में कहा, क्या अब आप मेरे साथ बदला लोगे? देखो कोई भी अपनी बीवी को ऐसे परेशान नहीं करता।
आदि तो ये सब बोलते हुए सिया की शक्ल भी देखना चाहता था कि वो कैसी लगती होगी इस तरह की मासूम आवाज निकालते हुए, जबकि वो एक नंबर की जंगली बिल्ली है। आदि ने सिया से कहा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम वॉशरूम में बैठोगी और बच जाओगी? आई थिंक तुम एकांश के घर का वो वॉशरूम डोर भूल गई हो जो मैंने तोड़ा था, तो ये भी टूट सकता है। सिया को जब सिचुएशन और भी ज्यादा सीरियस होती लगी तो उसने खुद ही वॉशरूम का डोर खोल दिया, लेकिन सिचुएशन इस समय सीरियस नहीं बल्कि इंटेंस थी। सिया के बाहर आते ही आदि ने सिया को वहीं वॉशरूम के डोर के पास ही घेर लिया। उसकी नजदीकियां अब और भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। आदि ने सिया को वहीं वॉल से सटाकर खड़ा कर दिया। अब आदि का दूसरा हाथ सिया के बालों से खेल रहा था। सिया ने हकलाती आवाज में कहा, रात के 11 बज चुके हैं। आपको सोना नहीं है क्या? आदि ने सिया के चेहरे की तरफ झुकते हुए कहा, नो, ना तो सोना है और ना ही सोने देना है। सिया ने घबराती आवाज में कहा, मतलब मतलब क्या है आपका? आदि ने मुस्कुराते हुए कहा, सिया, अब इतना भी अनजान बनने की जरूरत नहीं है। सिया ने मुंह खोलकर जम्हाई लेते हुए ऐसा दिखाना चाहा कि उसे बहुत जोर से नींद आ रही है, लेकिन आदि ने सिया को अपनी गोद में उठा लिया और अब वो उसे वॉशरूम में लेकर जाने लगा। सिया ने आदि की इस हरकत पर कहा, नीचे उतारिए मुझे। आपने मेरी बात को सच में सीरियसली ले लिया है क्या? अब मैं तो मजाक कर रही थी। मेरा वॉशरूम में सोने का कोई इरादा नहीं है। सिया बोलती जा रही थी, जितने में आदि ने सिया को ले जाकर शावर के नीचे खड़ा कर दिया और फुर्ती से शावर चला दिया। सिया ने वहां से निकलने के लिए छटपटाते हुए कहा, आपका दिमाग खराब हो गया क्या? रात के 11 बजे कौन ना आता है? सिया ने आदि की पकड़ से छूटने की कोशिश करते हुए कहा। अब आदि ने जवाब दिया, तुम्हारी नींद दूर करने की कोशिश कर रहा था। अब कैसा फील कर रही हो तुम? अभी भी नींद आ रही है या अभी बाहर पूल में ले जाकर डाल दूं तुम्हें? सिया ने गुस्सा करते हुए कहा, भगवान ने आपको इतना हट्टा कट्टा इसलिए बनाया है कि आप मुझ पर इस तरह से जुल्म कर सको। आदि ने भी अपनी आवाज में हल्की सी तल्खी लाते हुए कहा, ओह गॉड, भगवान से डरो सिया। यू आर द वन जिसने ये सब स्टार्ट किया था। अब क्या हुआ? क्यों मेरा मतलब बेचारी बनने की कोशिश कर रही हो? सिया ने आदि को पुश करते हुए अपने आप से दूर किया और वॉशरूम में रखी हुई टॉवल लेकर वो बाहर रूम में आ गई। अब तक तो आदि ने उसे पूरी तरह से भिगा दिया था, इतना कि अब उसके ऊपर से टपकता हुआ पानी फ्लोर पर बिछे कारपेट को भी गीला कर रहा था। सिया सबसे पहले अपने बालों को ही सुखाने की कोशिश कर रही थी। उसके बाल एक पोनी में बंधे थे जो अब उसने खोल दिए थे और अपनी गर्दन को सीधी तरफ झुकाते हुए वो उन्हें सुखाने की कोशिश कर रही थी। आदि एक टक सिया को ही देखे जा रहा था। आदि की नजरों में अब शैतानी नहीं बल्कि इंटेंस प्यार था और उसके कदम अब सिया की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे थे। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड की कहानी बस यहीं तक। अब आगे देखेंगे कि